बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, मेरी आवाज़ आ रही थी आप लोगों को? कोई कंफर्म करे जी। जी निमरा। यस सर, आ रही है आपकी वॉइस। ओके, क्लोज करें। अच्छा जी, मैंने कल यहाँ से जो चीज़ें हमने रीड आउट की थी उनमें से मोस्टली ऐसी चीज़ें थी जो हम ऑलरेडी प्रैक्टिकली कर चुके हैं, पढ़ना तो दूर की बात है, पढ़ भी अब चुके हैं। तो इनमें से किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आया हो, किसी अंडरस्टैंडिंग का कोई इशू हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं ताकि फिर मैं आगे चलूँ। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको दिया था करने के लिए। ये ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन था जो हमने पहले किया है, बास वाला एक आध ट्रांजैक्शन एडिशनल थी ड्राइंग्स वगैरह की। तो इंक्लूडिंग क्वेश्चन नंबर 6, इंक्लूडिंग द थ्योरी ऑन प्रीवियस पेजेस, if anybody has any concern, any question, you can ask please. कौन है? जी निम्रा। सर वो बुक ऑफ प्राइम एंट्री के सामने एक लाइन लिखी है, वो समझ नहीं आई। अभी आप विद ये एंट्री। अभी आप ये समझ लें, बुक ऑफ प्राइम एंट्री का मतलब ये है कि वो बुक जिसमें हम सबसे पहले एंट्री करते हैं। हमने अभी तक जो पढ़ा है उसके अंदर बुक ऑफ प्राइम एंट्री क्या है भला? क्या है बताएं सर निम्रा। लेजर। सबसे सर पहले, लेजर। सबसे पहले। सबसे पहले जर्नल होता है, उसके यस बाद यस लेजर। यस यस, जर्नल इज बुक ऑफ प्राइम एंट्री। ठीक है, अभी तक जो हमने डिस्कशन की है, कुछ एक दो बुक्स का उसमें जिक्र हुआ है, अच्छी बात है, इसका मतलब आपने कीनली पढ़ा है उसको। वो अभी अगले एक दो लेक्चर्स के अंदर वो चीज़ भी सारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो बुक ऑफ प्राइम एंट्री मीन जर्नल एंड सम अदर बुक्स। वो सम अदर बुक्स क्या हैं वो भी आने वाले दिनों में, एक आध दिन में वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है सर और एक और क्वेश्चन। जी। सर वो नीचे पैराग्राफ में लिखा है कि ट्रायल बैलेंस में अगर एडजस्टमेंट करनी हो तो वैल्यूज टू में ज्यादा होंगी ना, उस वजह से। क्या होगी? सर यहाँ नीचे वाला सेकंड इसी ना अकाउंटिंग की इक्वेशन में लास्ट वन से ऊपर वाला पैराग्राफ है, वो नहीं समझ आया। क्या लिखा हुआ है आप पढ़ो जरा, मेरे पास नहीं है वो पैराग्राफ, आप पढ़े, मैं आपको बता देता हूँ। Any adjustment to the trial balance must also be reflected in the general ledger account. In other words, if something is added and ठीक है after the trial, ठीक है ठीक है ठीक है, कल बताया था कि आपने फर्ज करें बुक कीपिंग की, जर्नल बनाया और साथ साथ लेजर बनाते रहे। लेजर बनाने के बाद आपने किसी पर्टिकुलर डेट को उससे बैलेंस कर लिया, ट्रायल बैलेंस बन गया। अब आपको ये पता चला कि ये कुछ एंट्रीज रह गई हैं करने वाली। ठीक है, तो अब आपने जब वो एंट्रीज करनी है तो वो कह रहा है कि जी उन एंट्रीज का इफेक्ट एक तो ट्रायल बैलेंस में आएगा, और ट्रायल बैलेंस के साथ साथ उन एंट्रीज का इफेक्ट जनरल लेजर में भी आएगा, लेजर्स को भी अपडेट करेंगे। ठीक है, और फिर अल्टीमेटली वो ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, सर मतलब सबसे पहले हमें जर्नल में ऐड करनी होगी, फिर लेजर में, फिर ट्रायल बैलेंस में ऐड करनी। हाँ बिल्कुल, उसका मतलब यही है कि आपने उन एंट्रीज को, आपने क्लोजिंग डेट को जनरल के अंदर सारी वो एंट्रीज रिकॉर्ड कर देंगे जो रह गई, फिर उनको हम जनरल लेजर में लेके जाएंगे, मुतलका जो लेजर होंगे, रिस्पेक्टिव लेजर, और फिर उन लेजर्स के साथ ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिकली टैली हो जाए। ठीक है, यानी यस। कोई कोई एडजस्टमेंट अगर बाद में करनी हो तो वो सिर्फ ट्रायल में नहीं कर देनी, बल्कि जनरल में भी करनी है और लेजर में भी करनी, इसका मतलब ये है। सर एक और क्वेश्चन है, वैसे वो मैंने आपसे पहले भी पूछा हुआ है बट ना उसमें एक कंफ्यूजन है। कैन पूछ आई? पूछ लें पूछ लें। सर आपने कहा था सेल इनकम भी है और एक्सपेंस भी है। अगर ना जिस चीज पे हम सेल खरीदते हैं उससे ज्यादा पे बिके तो ये हमारी इनकम होगी, अगर कम पे बिके तो एक्सपेंस होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने जब ये कहा था कि सेल एक्सपेंस है तो उसका मतलब ये था कि वो चीज, ये बात थोड़ी पीछे से शुरू होती है। जब मैंने वो चीज खरीदी, मैंने वो चीज 500 रुपए की खरीदी। ठीक है, तो जब वो मैंने खरीद के अपने पास अपनी शॉप में, अपने गोडाउन में, अपने स्टोर में लेके आया, तो वो मेरा एसेट था, क्योंकि उसके अंदर फ्यूचर बेनिफिट था। फ्यूचर बेनिफिट क्या था? मैंने उसे बेचना था फ्यूचर में।
ठीक है। अब जिस दिन मैंने उसे बेचा, वो जो फ्यूचर बेनिफिट था वो कंज्यूम कर लिया, क्योंकि उसको, उसका फ्यूचर बेनिफिट क्या था, मैंने उसे बेचना था, तो मैंने उसे बेच दिया, वो कंज्यूम होगी प्रोडक्ट मेरे लिए। वो जब कंज्यूम होती है तो वो एसेट मेरा एक्सपेंस बन जाता है, वो मेरी कॉस्ट बन जाती है। तो एक्सपेंस तो ये हुआ, सेल जब हुई तो उस वक्त ये खर्चा हुआ। हर जो चीज आप बेचते हैं, ये ग्लासेस हैं, तो इनके, मैंने इसे खरीदा भी तो होगा ना, वो जितने का मैंने खरीदा वो मेरा एक्सपेंस है, और जितने की मैंने बेची वो इनकम है। तो 500 रुपए का एक्सपेंस हुआ, 700 रुपए की एक्सक्यूज मी बेची। सर, नहीं, जी, सर आवाज, आपके माइक में फिर कोई प्रॉब्लम है। मैंने सर आवाज ठीक। मैंने आपके माइक में इशू है बेटे। यस सर, आ गई है ठीक। हाँ, मैंने 500 रुपए की चीज खरीदी, 700 में बेची, वो 500 मेरा एक्सपेंस है और 700 मेरी इनकम है, और इन दोनों का रिजल्ट जो है वो यस प्रॉफिट सर। है। अब आप ये कह रही हैं कि अगर वो मैं 700 की नहीं बेचती, मैं अगर बेची 400 की देती हूँ, तो फिर भी 500 आपका एक्सपेंस है, 400 आपकी इनकम है, और आपको लॉस हो गया। तो चीज की जो कॉस्ट है वो एक्सपेंस बनेगा, और चीज जितने की बिकी है वो इनकम बनेगी, चाहे वो कॉस्ट से ज्यादा इनकम हो, चाहे वो कॉस्ट से कम हो। वो तो एक अलग बात है ना, कि मैंने चीज बेची कितने की है। ठीक है, यस सर, ठीक है। थैंक यू सर, आगे। क्लोज करो इसे। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। यहाँ तक कल ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, होपफुली जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्होंने घर पे इसको किया होगा, डेफिनेटली किया होगा। नहीं किया तो मैं अब कुछ बिगाड़ तो नहीं सकता आपका, आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस वक्त। आगे चलें, अब आगे देखें जी। अब आगे उसने ना आपको, बजाय ये कि वो आपको पूरा जर्नल पहले बनवाता, और फिर जैसे मैंने बनवाया, और फिर आप जर्नल्स को लेजर में पोस्ट करते, उसने क्या किया है, उसने जर्नल बनाने की बजाय हर एंट्री रिकॉर्ड किया यहाँ पर, ये देखें, ठीक हो गया। और फिर इस एंट्री की पोस्टिंग की है, एक कैपिटल अकाउंट खुला, एक कैश अकाउंट खुला। ये कैपिटल अकाउंट खुला है, और ये बैंक या कैश अकाउंट खुला। तो कैपिटल क्रेडिट हुआ 30,000 से, किस वजह से, बैंक की वजह से। और बैंक डेबिट हुआ 30,000 से, किस वजह से, कैपिटल की वजह से। द एंट्री इन ईच अकाउंट शोज द अकाउंट वेयर द मैचिंग डेबिट और क्रेडिट एंट्री अपीयर। ये तो अब मतलब बिल्कुल बेसिक सी बातें होगी ना जो हमने सीख ली हैं। तो उसने क्या किया है, आप देखेंगे कि 10-12 ट्रांजेक्शन, सारी की सारी अब्बास वाली ट्रांजेक्शन उसने आपने घर से की हुई है, उसने यहाँ आपको समझाई हुई है। आगे चलो, ये देखें, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ये है, ये देखें, पहले लोन लिया, फिर उस लोन की वैन ली, उसने कैश की बजाय ना बैंक अकाउंट यूज किया, उसने सॉरी बैंक, कैश को यूज ही नहीं किया। वो जहां भी कैश, मतलब ये यूरोप अमेरिका के अंदर, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके अंदर कैश का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, खर्च करने का, कैश पॉकेट में रखने का, घर में रखना है, वो हर चीज वो कैश बैंक को ही कहते हैं। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दी, चेक से पेमेंट कर दी, चेक से ले लिए, क्रेडिट कार्ड से ले लिए, ट्रांसफर कर दिए ऑनलाइन, ये वो। तो वो उनके यहाँ कैश का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, हमारे यहाँ ही है। लिहाजा जब भी इन क्वेश्चन में वो कैश कहेगा तो उसका मतलब बैंक होगा। ठीक है, तो बैंक से पैसे निकले, बैंक में पैसे जमा हुए। जब लोन लिया तो आपके बैंक में पैसे आ गए और आपकी लायबिलिटी बन गई। हमने एंट्री की थी कैश टू लोन, और फिर हमने की थी वैन टू बैंक, वैन टू कैश। तो अब वो तमाम एंट्रीज करके उनको अलहदा अलहदा दोबारा पोस्टिंग करी जा रहा है। अब ये पहली एक एंट्री पोस्ट हुई बैंक अकाउंट में, अब दूसरी भी होगी, फिर तीसरी भी होगी, एंड सो ऑन। ये तमाम के तमाम ट्रांजेक्शन जो है वो इसी तरह से उसने आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि वो आपको बुक के मुताबिक वो अब सिखाना शुरू कर रहा है ट्रांजेक्शन, जर्नल बनाना और लेजर, वो इकट्ठा साइमल्टेनियसली कर रहा है काम। मैंने पहले जर्नल बनाना सिखाया, और फिर मैं जब पूरा जर्नल बना लें जैसे आपने कल बनाया, तो उससे देख देख के मुतलका लेजर्स में पोस्टिंग कर लें। आगे चलें, ये देखें, ये आगे आगे स्टॉल टू कैश हमने कहा था, उसने स्टॉल टू बैंक कर दिया। बैंक में एंट्रीज बढ़ती जा रही हैं, वो हर एंट्री के बाद बैंक अकाउंट दोबारा बना रहा है। ठीक है, हमने क्या किया था, हमने अल्टीमेटली हमने अल्टीमेटली तमाम ट्रांजैक्शन करने के बाद जो रिक्वायर्ड लेजर थे वो हमने बना दिए थे। ठीक है, अब वो हर एंट्री के बाद एक एंट्री का इजाफा करी जा रहा है जो बैंक में है या जिस जिस अकाउंट में भी आ रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर अब मजीद हमें कोई डिस्कशन करनी चाहिए, जब आपने सारा ये काम कर लिया। आगे चलो, ये देखें, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ये सब जर्नल है, उसने जर्नल बनाए हुए हैं। ठीक है, ये एक नोट उसने ऑन परचेज ऑफ इन्वेंट्री दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं जरा।
Notice that in this type of bookkeeping system there is no separate account for inventory. Inventory का कोई अकाउंट नहीं है, हम परचेजेस को ही इन्वेंट्री कंसिडर करते हैं जब खरीदी जाती है चीज तो, ठीक है। परचेज ऑफ मटेरियल एंड गुड्स फॉर रीसेल आर रिकॉर्डेड इन ए परचेज अकाउंट विच इज एन एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। साल के आखिर में क्या करेंगे, इस परचेजेस में से जो स्टॉक बचेगा वो निकाल लेंगे, बाकी सारी की सारी परचेज जो है वो कॉस्ट बन जाएगी, ठीक है। तो लिहाजा हम इसीलिए इस परचेजेस अकाउंट को एक्सपेंस अकाउंट ही कहते हैं, क्योंकि कोई इन्वेंट्री नहीं है, कोई स्टॉक नहीं बचा, लिहाजा ये सारी बिक गई तो ये हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। इन्वेंट्री इज इग्नोर्ड until such time as when the business wishes to calculate the profit। कहता है इन्वेंट्री को इग्नोर करते हैं उस वक्त तक जब तक कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनानी होती, जब तक कि हमने प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करना होता। जब हमने कैलकुलेट करना होता है प्रॉफिट, तो फिर हम देखते हैं कि या क्या सारी परचेज एक्सपेंस है या परचेज में से कुछ बच गया है। अगर कुछ बच गया है तो उसे इन्वेंट्री बना देते हैं और बाकी को हम परचेजेस रहने देते हैं और परचेज को हम एक्सपेंस ट्रीट कर लेते हैं। दिस वैल्यू इज देन used in calculation of the cost of sale figure, ठीक है। दिस विल बी, ये आगे जाके कहता है जी डिटेल से ये बात होगी, अभी ये बात हमें समझ आ जानी चाहिए कि ये जो 18,000 है, अगर साल के आखिर में इसमें से 2,000 बचा हुआ है तो मैं क्या करूंगा, मैं 2,000 यहां से निकालूंगा, मैं एक एंट्री करूंगा। वो एंट्री क्या होगी, इन्वेंट्री अकाउंट को डेबिट कर दूंगा 2,000 से, ठीक है, टू परचेजेस को क्रेडिट कर दूंगा, कितने से, 2,000 से। ये देखें, ये परचेज अकाउंट 2,000 से जब क्रेडिट हो जाएगा तो परचेजेस का जो कंप्रीहेंसिव में बैलेंस जाएगा, जो एक्सपेंस बनेगा वो कितना बन जाएगा, 16,000। और एक इन्वेंट्री अकाउंट बनेगा, और इन्वेंट्री अकाउंट का जब मैं बैलेंस 2,000 इधर क्लोजिंग बैलेंस निकालूंगा तो ये मेरी बैलेंस शीट में 2,000 चला जाएगा, ठीक है। तो उस वक्त जाके इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है जब मैंने क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है, तब हम इन्वेंट्री कैलकुलेट करेंगे। आगे चलो जी। आगे उसने ये कंटिन्यू सिलसिला रखा हुआ है, ट्रेड पेएबल टू बैंक, वो जो सप्लायर को पेमेंट की थी, ठीक है। ये ट्रेड पेएबल उससे खरीदा था 18,000 उधार, ये 10,000 पेमेंट की है। आगे चलें, हर एंट्री के बाद वो लेजर, ये देखें फिर एक कैश बैंक की ट्रांजेक्शन आ गई, बैंक टू सेल, इसने ये एंट्रीज इसमें बढ़ती जा रही है। आगे चलें, इसी तरह ये एंट्री है रिसीवेबल टू सेल। आगे चलें, ये सब एंट्रीज ये क्लियर हो गई। चलो जी आखिर पे चलो, ये देखें, ये देखें सब एंट्रीज होती जा रही हैं। ये होगी एंट्री परचेज टू कैश, ये फिर ट्रांजेक्शन है। ये क्या एंट्री है जी, बैंक डेबिट, ये एंट्री गलत की हुई उसने, ये गलत एंट्री है ना। यहाँ पर बैंक नहीं आना, यहाँ पर क्या आना है, ड्राइंग्स आनी है। ड्राइंग्स है ना 6500 की, 4,000 उसने कैश लिया है और 2,000 की उसने गुड्स ली है, ठीक है। तो लिहाजा ये ड्राइंग्स जो हैं जी, हाफिज हामिद रशीद क्या कह रहा है, क्या है जी हाफिज, जी हाफिज हामिद। और सर जी यहाँ पे आना भी सर 2500 है सर, इसी वजह से ये मैच भी नहीं कर रहा। मुझे चेक कर लेने दो भाई, नहीं 2500 नहीं है, 6500 ही आना है। 4,000 ये भी ड्राइंग है और 2500 ये भी ड्राइंग है, तो टोटल ड्राइंग 6500 है। तो हमने 6500 से ड्राइंग जी को सर डेबिट यहाँ करना पे, है। जी सर उसने वो गुड्स हाँ जी, वो कॉस्ट वो जो है ना एक यहाँ पर 4,000 2500, की वो है यहाँ कैश। पर यहाँ पर 2500। जी जी ये वाला। हाँ ठीक है, ये एंट्री होगी और सर ड्राइंग। यहाँ पे एक ये सर ये परचेज में 2,000 सर ये ऐड करता जा रहा है, ये भी समझ नहीं आ रही। वो भाई गलत कर रहा है ना, 2500 करना है, ऐड कहाँ करता जा रहा है, क्रेडिट कर रहा होगा और परचेज। सर यहाँ पे परचेज में ना यहाँ पे 2,500 से डेबिट किया है ये वाली सर, इस वजह से ना बस रॉन्ग हो रहा है मेरा। परचेजेस का अकाउंट निकालो जी कहाँ, परचेज के अकाउंट में। ये परचेजेस अकाउंट है। जी सर यहाँ पे हाँ 2,500। ये भी गलती है, ये ये यहाँ समझ नहीं आई। ये तो कुछ नहीं आना यहाँ। 11वीं एंट्री कौन सी है दिखाओ जरा, ये क्या किया हुआ है, चल हमारी क्या किया हुआ है, 11 नंबर एंट्री कौन सी है, ये है परचेजेस टू, ये क्या चीजें वापस की हैं। सर इसमें ऑन क्रेडिट है सर ये हाँ तो। हाँ, ये उधार खरीदा है ना, तो ये तो आनी आनी है। परचेजेस और खरीदी, परचेजेस को 2500 से डेबिट किया गया है। परचेज अकाउंट कहाँ है, ये परचेजेस 18,000 से, ये 2500 से, और वो 2500 की ड्राइंग इधर क्रेडिट होनी है, ठीक है, परचेजेस से उस एंट्री के पीछे जाओ। एंड ये भी पेएबल आना है, ये उधार खरीदी ऑन क्रेडिट है ना, तो पेएबल आना है यहाँ पर। जी सर। ये सही है, इधर सही एंट्री हुई हुई है, यहाँ भी सही की हुई है, इधर बस गलत लिखी हुई है, ये पेएबल आना है, ठीक है। और जी सर थैंक वो जो ड्राइंग है वो ड्राइंग 2500 की है, उधर चलो पीछे चलो, ये 2500 की ड्राइंग, ठीक है। तो ये फिर ड्राइंग अकाउंट में 2500 ही जाना है। बैंक से उसने 4,000 रुपया लिया और परचेज से उसने 2,500 का स्टॉक लिया है, तो बैंक में 4,000 क्रेडिट कर देंगे और परचेज में आप 2,500 क्रेडिट कर देंगे। चलो जी, ये देखें ये भी गलत किया हुआ है, ये 2500 आना, ठीक है।
ये भी गलत किया हुआ है। ये 25 से परचेज का अकाउंट दोबारा इसने क्यों बनाया होगा? हैं? हाँ ठीक है, अब ये एंट्री करके परचेज का मुकम्मल अकाउंट ये है। जब आप इसकी बैलेंसिंग करेंगे ना तो आपका यहाँ पर कंप्रीहेंसिव इनकम में 18,000 बैलेंस आएगा। ठीक है जी। ये और ड्राइंग का जब हम बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पर ये जो अल्टीमेटली रिसीवेबल बैलेंस आएगा, क्लोजिंग बैलेंस, वो कितना आएगा? 6,500 आएगा। आपने अपने ट्रायल में 6,500 ये लिया होगा, ये 18,000 लिया होगा, तब टैली हुआ होगा। और किसी ने भी हैंड रेज किया हुआ था, चेक करो कोई है भी या क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर हो गया, आगे चलो जी। ये देखिए बस वो सारी एंट्रीज उसने पूरा जर्नल बनाने की बजाय, बात समझ आई है ना आपको? जिन लोगों को ये बात समझ आई है कि उसने जर्नल एक इकट्ठा नहीं बनाया, हर ट्रांजैक्शन का एक एंट्री की है और फिर उसी के साथ पोस्टिंग की है, ये बात सबको समझ आ गई? जरा हैंड रेज करके मुझे बताएं, क्योंकि हमें इसने कंफ्यूजिंग सा किया हुआ है। हैंड रेज करें, शाबाश। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्लोजिंग ऑफ एन अकाउंट एंड द ब्रिंगिंग डाउन द बैलेंस, ये काम भी मैं आपको सिखा चुका हूं कि जो है वो ट्रायल को बैलेंस कैसे करना है। उसने क्या किया? जर्नल बनाया, साथ ही लेजर में उसकी पोस्टिंग सिखा दी, बैलेंसिंग नहीं की। अब वो अलहदा एक हेडिंग बनाया उसने कि क्लोजिंग ऑफ अकाउंट, अकाउंट्स को क्लोज करना, और ब्रिंगिंग डाउन द बैलेंस, और बैलेंसेस को आगे लेके जाना। तो अब वो वही बातें जो हम प्रैक्टिकली कर चुके हैं उसको अंग्रेजी में लिख रहा है कि द बैलेंस ऑन द अकाउंट कैन बी एस्टेब्लिश एट एनी टाइम एज द डिफरेंस बिटवीन टोटल वैल्यूज ऑन द डेबिट एंट्रीज एंड द टोटल वैल्यूज ऑफ द क्रेडिट एंट्री। बैलेंस क्या होता है? डेबिट एंट्रीज का टोटल और क्रेडिट एंट्रीज का टोटल का डिफरेंस होता है, ये होता है। इफ टोटल डेबिट एंट्रीज इज इन एन अकाउंट एक्सीड द टोटल क्रेडिट, अगर कहता है जी डेबिट साइड बड़ी हो, ये देखिए ये साइड अगर बड़ी है 5,000, ये साइड अगर छोटी है 3,000, तो बैलेंस ये आएगा। ये लिखा क्रेडिट साइड पर जा रहा है, लेकिन ये बैलेंस की नेचर क्या होगी? ये डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है, तो कहता है देयर इज ए डेबिट बैलेंस। ठीक है, कि if total entries in an account exceed total, if total debit entries in an account exceeds total credit entries, then there is a debit balance on the account. और अगर वाइस वर्सा हो जाए, यानी टोटल ऑफ क्रेडिट एंट्रीज एक्सीड द टोटल ऑफ डेबिट एंट्रीज, तो जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा? वो क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। When balancing on an account is established at the end of the period, the process is described as closing of the account. Closing of का क्या मतलब है? Balancing करना, and bringing down the balance. Although the same process is used whenever a balance is extracted, the figure identified in this way is called the closing balance. कहता है जी उसको फिर हम क्या कहते हैं? उस फिगर को हम closing balance कहते हैं। Balances on expenses account and income account are transferred to the statement of comprehensive income, इसीलिए हम उनके साथ CI लिखते हैं। And balances on the asset, liability and capital account are carried forward as closing balance at the end of the period and become opening balance at the beginning of the period. इसीलिए जो एसेट और लाइबिलिटीज और इक्विटी के बैलेंस उनके साथ हम क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं, जो कि अगले साल के फिर ओपनिंग बैलेंस बन जाते हैं। ये जो इनकम स्टेटमेंट के यानी इनकम और एक्सपेंसेस के बैलेंस हैं, ये क्लोज ऑफ हो जाते हैं, प्रॉफिट या लॉस निकलता है, वो हम कैपिटल में डाल के इक्विटी बना लेते हैं, और फिर बैलेंस शीट सारी के सारे जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसे मैं बैलेंस शीट कभी कभी कह जाता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के जितने भी क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे वो अगले साल के ओपनिंग बैलेंसेस बन जाएंगे। आगे चलो, ये देखें, ये अब उसने ना आपको फिर स्टेप बाय स्टेप अकाउंट बैलेंस करना सिखाया हुआ है। उसने कहा जी मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको यहाँ से कहा था कि जी क्लोज बोथ साइड विद डबल लाइन, क्लोज कर दी। फिर मैंने आपको कहा था कि जो बड़ा टोटल है वो लगा कर देखें। मैंने बड़ा टोटल लगाया, ये 90,000 था, मैंने कहा था यही इधर भी लिख देना 90,000। उसने दोनों टोटल लहदा लगा के लिखे। फिर मैंने कहा था जो डिफरेंस है वो इधर निकाल लेना है, वो इधर क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15,000। ठीक है जी, ये उसने अगले पेज पे फिर ये 15,000 निकाला होगा। देखें, ये देखें, ये अभी भी नहीं 15 निकाला, 90 लिखा, फिर ये एक टोटल लगाया। हमने ऐसे नहीं करना, ये तीसरे स्टेप में जाके वो फिर बैलेंस निकाल रहा है।
तो ये जो टोटल लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो हम कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, ठीक है, ये जरूरत नहीं है। फाइनल शेप इसकी ये बनती है, ऐसे ही है जी। बड़ा टोटल इधर लिखा है, बड़ा टोटल इधर लिखा है, बड़े टोटल में से ये सारे छोटी साइड के टोटल माइनस किए तो ये 15,000 बैलेंस आ गया। आगे चलो, एक स्टेप और किया होगा, देखा जी, इससे ज्यादा है। इसमें उसने क्या किया कि जो क्लोजिंग बैलेंस है, जिसको मैं, इसने कैरी डाउन लिखा हुआ है, मैं इसे क्लोजिंग बैलेंस लिखवाया आपको, और इसको मैंने ओपनिंग बैलेंस लिखवाया है। इसको कैरी डाउन और इसको ब्रॉड डाउन भी लिख सकते हैं। कैरी डाउन मीन के आगे लेके जाना, ब्रॉड, कैरी डाउन लिख लें, कैरी फॉरवर्ड लिख लें, क्लोजिंग बैलेंस लिख लें, सब के एक ही बात में। ये देखें, कैरी डाउन, कैरी फॉरवर्ड और क्लोजिंग बैलेंस, सी हमेशा ऊपर ही आनी है, ठीक है। डाउन फॉरवर्ड बैलेंस, डाउन का भी वही मतलब है, फॉरवर्ड का भी वही मतलब है, क्लोजिंग बैलेंस का भी वही मतलब है, ठीक है। और इधर क्या आएगा, इधर आएगा ब्रॉड डाउन, ठीक है, ब्रॉड फॉरवर्ड और ओपनिंग बैलेंस। ये ब्रॉड डाउन, ब्रॉड फॉरवर्ड और ओपनिंग बैलेंस एक ही मतलब है इसका, ठीक है। तो ये एक आप ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिखा करें, बाकी ये पता होना चाहिए। आगे चलें, फुल वर्किंग। अब ये देखें, इसने फिर ये कितने स्यापा करके उसने आपको ये सिखाया है। तो हमने तो लेजर बैलेंस कर दिया था ना, तो उस दिन हमने ये सारी बात सीख ली थी। इन दिस एग्जांपल देयर इज अ डेबिट बैलेंस ऑन द बैंक अकाउंट, यानी बैंक का डेबिट बैलेंस है। और अगले साल ये क्या होगा, अगले साल का लेजर यहाँ से शुरू हो रहा है, ये ऐसे, तो ये अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन गया, ये अगले साल का बैंक का लेजर है, ठीक है जी। तो ये अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। आगे चलें, ये देखिए, नोट इन अबव एग्जांपल वी यूज कैरी डाउन एंड ब्रॉड डाउन एज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैलेंसेस ऑन द क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट। यू माइट आल्सो यूज कैरी फॉरवर्ड, मैंने अभी आपको बता दिया, विच स्टैंड्स फॉर कैरी फॉरवर्ड, एंड ब्रॉड फॉरवर्ड स्टैंड्स फॉर ब्रॉड फॉरवर्ड, ये यूज कर सकते हैं। ये आगे उसने फिर सारे अकाउंट बैलेंस किए हुए। आगे चलो, सब निकाल दो, सब बना लिए हमने, बना लिए सारे अकाउंट बना लिए। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस भी हमने बना लिया, लेकिन यहाँ थोड़ी सी वो थ्योरी ट्रायल बैलेंस की डिस्कस कर रहा है। ये ट्रायल बैलेंस जो होता है, ये बेसिकली अकाउंटिंग रिकॉर्ड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दरमियान एक ब्रिज का काम करता है, ठीक है। एक कंपनी है, उसके अंदर हर रोज हजारों ट्रांजेक्शन होती हैं, तो उन ट्रांजेक्शन से डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मुमकिन नहीं है। लिहाजा हमें लेजर्स को बैलेंस करके ट्रायल बनाना है, और फिर उस ट्रायल को देख करके हम क्या करेंगे, हम उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बना सकते हैं। तो उसने ट्रायल बैलेंस का फिनोमेना बताया हुआ है। A trial balance is a list of debit balances and credit balances on the accounts in the general ledger. जनरल लेजर में जितने भी लेजर हैं, जनरल लेजर उस पूरी बुक को कहते हैं, और इंडिविजुअल लेजर उस एक लेजर को कहते हैं जो उसके अंदर बना हुआ होते हैं। उन सब के डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस को जब हम इकट्ठा करते हैं तो वो ट्रायल बैलेंस कहलाता है। ट्रायल बैलेंस कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जनरल लेजर सिंपली by listing the balances on every account. The normal method of presentation is to present the balances in two columns, one for debit and one for, यार वो बता रहा है ना कि ये दो कॉलम होते हैं, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। यहाँ आप अकाउंट लिखेंगे कैश का बैलेंस, सेल का बैलेंस, तो कहता है इसकी बैलेंसिंग हो जाती है। अकाउंट्स विद डेबिट बैलेंसेस विल बी एसेट अकाउंट्स एंड एक्सपेंस अकाउंट, सब कुछ पढ़ा दिया यार, ठीक है। Accounts with credit balance will be liability account or capital account or income account. Since the accounting system uses double entry principle, the total of the debit balances and total of the credit balances should be equal. ठीक है, because of every debit entry in general ledger there should be one credit in general ledger. तो लिहाजा इस फिनोमेना की वजह से ये हमेशा जो है क्या होता है, ये बराबर रहते हैं ट्रायल बैलेंस। अगर ट्रायल बैलेंस बराबर ना हो तो इसका मतलब है हमारे किसी ना किसी जगह गलती है, पोस्टिंग में गलती है, कॉस्टिंग में गलती है, बैलेंसिंग में गलती है, किसी भी जगह वो गलती हो सकती है। ट्रायल बैलेंस हैज टू मेन पर्पसेस, दो मेन पर्पस क्या है जी ट्रायल बैलेंस का। इट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रोड्यूसिंग द स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ऐसे ही किया ना हमने अब्बास वाले क्वेश्चन में, एक और क्वेश्चन में भी, कि ट्रायल बैलेंस से ही बनानी शुरू की हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी और स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम भी, ठीक है। A trial balance is extracted from the general ledger and various year-end adjustments are then made to accounts which are recorded as journal entries before before being entered in the general ledger. ये वही बात अभी जो निमरा ने मेरे से शुरू में भी पूछी है कि ट्रायल बैलेंस इनिशियली बनता है जनरल लेजर को बैलेंस करने से, और फिर कुछ क्लोजिंग एंट्रीज हैं जो कि रह चुकी होती हैं, वो हम फिर डाल के लेजर्स को बैलेंस करके उनके नए बैलेंसेस फिर ले लेते हैं। वो ईयर एंड एडजस्टमेंट क्या हो सकती हैं, जो एंट्रीज
ईयर एंड में जाके हम करते हैं, वो कहता है जी इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट हो सकती है, ठीक है, वो डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट हो सकती हैं, वो अक्रूवल एंड प्री पेमेंट की एडजस्टमेंट हो सकती हैं, वो बैड डेट्स की एडजस्टमेंट हो सकती हैं, ठीक है। अल्टीमेटली ये 1 2 3 4 ये चार के चारों एडजस्टमेंट के ऊपर 4 चैप्टर हैं अलग-अलग से, यानी ईयर एंड पे कुछ एंट्रीज जो साथ साथ होती रही वो तो हम करेंगे ही, लेकिन कुछ एंट्रीज जो है वो हम ईयर एंड पे जाके करेंगे, ठीक है। उन एंट्रीज को हम क्लोजिंग एडजस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। उनमें एक एडजस्टमेंट होती है ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री की, ये रही। दूसरी एडजस्टमेंट होती है डेप्रिसिएशन के चार्ज होने की। तीसरी एडजस्टमेंट होती है अक्रूवल और प्री पेमेंट की। और चौथी एडजस्टमेंट होती है बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की एंड अलाउंस फॉर इरिकवरेबल डेट्स की। याद है मैंने आपको बताया था कि आगे जाके चैप्टर पढ़ेंगे, तो ये 1 ये 2 ये 3 4 ये हर चैप्टर के अंदर मुतलका एडजस्टमेंट डिस्कस हुई हैं कि ये क्या होती हैं, ये किस तरह से रिकॉर्ड की जाती हैं, ट्रायल बैलेंस को कैसे इफेक्ट करती हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे इफेक्ट करती हैं। व्हेन द ईयर एंड एडजस्टमेंट हैव बीन मेड, अ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड देन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग द बैलेंस शीट इन द जनरल लेजर अकाउंट। ठीक है, पहले एडजस्टमेंट करेंगे और फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, क्योंकि इनकम्प्लीट चीजों के साथ तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं ना बननी। सेकंड, इसका पर्पस क्या है? पहला इसका ऑब्जेक्टिव ये था। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये एक एक्यूरेसी का चेक होता है, टू चेक फॉर एरर्स इन द अकाउंटिंग सिस्टम। लेकिन यहाँ एक बात नोट कर लें, ट्रायल बैलेंस के बराबर होने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि कोई गलती नहीं है, फिर भी गलती हो सकती है। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं है तो फिर तो डेफिनेटली कोई ना कोई गलती है। तो वो कह रहा है जी दूसरा पर्पज इसका ये है। वो गलतियां कैसे हैं, आगे जाके एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का, उसके अंदर डिस्कस करेंगे कि कौन सी एरर्स ट्रायल बैलेंस से पता चल जाती हैं, कौन सी ट्रायल बैलेंस से नहीं पता चलती। A second purpose of trial balance is to check for errors in the accounting system. Error must have occurred if the total of debit balances and total of credit balances on the general ledger accounts are not equal. ठीक है, कहता है अगर वो डेबिट बैल जो ट्रायल की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर नहीं, आप भी ऐसे कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं साहब मेरा ट्रायल टैली नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि आपकी वो गलती है। Having identified that an error or more than one error must exit the task of bookkeeper to must exist the task of bookkeeper is to find the cause of the error। कहता है अगर ये ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता तो जो बुक कीपर है उसका टास्क क्या हो जाता है। अगर ये जो एरर एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब एरर एग्जिस्ट करती है, तो बुक कीपर जो है फिर उसका टास्क जो है उस गलती को ढूंढे। जाहिर है जिसने गलती की है वो ढूंढेगा। आगे चले। हाँ, राना अजीम क्या कह रहे हैं कुछ? जी राना साहब। वालेकुम सलाम। हमने तो यहाँ चंद एंट्री की, 10 होगी, 11 होगी, लेकिन जो बिजनेस है उसमें थाउजेंड ऑफ एंट्रीज होती हैं। हाँ जी। तो इधर ट्रायल बैलेंस में एरर, अगर हमें कोई एरर आ गया, कोई ऐसी एंट्रीज हुई, मतलब ऐसी एंट्री करनी थी जो हमने नहीं की, भूल गए, जिसकी वजह से वो छूट गई, ट्रायल बैलेंस में आके वो टैग ही नहीं हो रहा। तो सर जी इतनी ज्यादा एंट्रीज हो गई, इतना डाटा इकट्ठा है, तो वो किस तरह पता चलेगा कौन सी एंट्री नहीं की, कौन सा हमारे पीछे एरर है? ये जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे ना, इसीलिए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, यही तो जादू सीखना है। ठीक है, ऑफ कोर्स इस स्टेज के ये आपके लिए बड़ा मुश्किल टास्क लग रहा होगा कि लाइक रफान मेज प्रोडक्ट है, रोजाना हजारों ट्रांजैक्शन होती हैं, तो उसके अंदर किसी ट्रांजैक्शन में गलती कैसे पकड़ी जाएगी? पकड़ी जाएगी भाई, बस इसका सिंपल आंसर यही है, सिस्टम पकड़ देगा वो गलती। ठीक है ना। पहली बात तो ये है कि आप सारी मोस्ट ऑफ दी बुक कीपिंग जो है वो कंप्यूटराइज्ड हो गई है। ठीक है, लिहाजा गलती का एक ही चांस रह जाता है कि आप कोई गलत हेड को डेबिट कर दें, गलत हेड को क्रेडिट कर दें, वो भी सिस्टम पकड़ लेता है। ठीक है, जब ये चीजें सीख जाएंगे तो ये फिर कोई इशू नहीं रहेगा। बहरहाल गलती ऐसे ही पकड़ी जाए। ठीक है, परेशान ना हो, अभी परेशान ना हो आप। ठीक है, द बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फॉर अ सिंगल अकाउंट इज द नेट ऑफ ऑल द डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज इन दैट अकाउंट। क्या बोंगियां मारी नहीं यार, पता तो है, यही पता है कि कहता है एक सिंगल अकाउंट का जो बैलेंस है वो रिजल्ट होता है नेट का, डेबिट और क्रेडिट का। ठीक है, ये जो चौथा चैप्टर है ना, ये अगर मैं कह भी दूं ना जी मैंने करा दिया है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन चूंकि बच्चा होता है, बच्चा को अगर कोई चीज छुड़वा दें बुक से तो उसको लगता है कि यार पता नहीं मास्टर को आंदा नहीं है चैप्टर। ठीक, दूसरा ये है कि कोई ना कोई
शॉर्ट क्वेश्चन में, कोई ना कोई रीडिंग में कोई हमें एडिशनल चीज़ मिल सकती है। ठीक है, इस वजह से इसको एक दफ़ा गो थ्रू होना ज़रूरी है। लेक्चर लगते हैं एक दो, लेकिन ये मजबूरी है, क्या करूँ। इफ डबल एंट्रीज हैव बीन पोस्टेड करेक्टली देन द टोटल ऑफ ऑल डेबिट एंट्रीज मेड, यार फिर वही बात है, कहता है जी अगर हमने करेक्ट पोस्टिंग की है तो फिर दोनों ट्रायल बैलेंस की साइड जो है वो बराबर होंगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली वो कहता है डेबिट बैलेंसेस का सम इक्वल टू द क्रेडिट सम होगा। द नॉर्मल मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन इज टू प्रेजेंट द ट्रायल बैलेंस इन 2 कॉलम्स, 1 फॉर डेबिट एंड 1 फॉर क्रेडिट। ये कहता है जी ट्रायल बैलेंस ऐसे बनेगा, मैंने ऐसे लाइनें लगा दी थी। ठीक है, डेबिट बैलेंसेस आर एसेट एक्सपेंसेस, फिर बार बार वही बात कर रहा है, ये बात पीछे भी दोहरा के है। आगे चलो, लिमिटेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। कहता है जी ट्रायल बैलेंस की कुछ लिमिटेशन का मतलब है कुछ मजबूरियां हैं। ठीक है, कहता है जी मजबूरियां ये हैं कि ट्रायल बैलेंस किसी खास किस्म की एरर तो रिफ्लेक्ट कर देता है जब ट्रायल बैलेंस नहीं होगा, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो ट्रायल बैलेंस रिफ्लेक्ट नहीं करता। ठीक है, वो कौन सी एरर होती हैं? ये एरर ऑफ ओमिशन, ये आगे जाके चैप्टर में पढ़ेंगे। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या है कि एक एंट्री मैंने की नहीं, किससे माल उधार खरीदा था वो एंट्री नहीं की, तो क्या ट्रायल आउट हो जाएगा? हैंड रेज करें, मुझे इस बात का आंसर दें कि एक एंट्री मैंने किसी से उधार परचेज की थी, मैंने वो एंट्री बुक्स में की ही नहीं, क्या ट्रायल आउट होगा? मेरा क्वेश्चन है ये आपसे, क्या ट्रायल आउट होगा? हैंड रेज करके मुझे बताएं, जल्दी जल्दी, ये पता होना चाहिए। एक एंट्री मैंने की नहीं है तो क्या मेरा ट्रायल आउट होगा? बड़े सुस्त हैं ये लोग। मैं फिर क्वेश्चन कर रहा हूं कि बुक्स के अंदर एक एंट्री होनी थी, यानी मैंने उधार परचेज की थी, तो मैंने एंट्री ये करनी थी, मैं यहां लिखता हूं परचेजेस टू पेएबल, टू पेएबल 5,000 से ये एंट्री होनी थी। ठीक है जी, मैंने ये एंट्री की नहीं, सिर्फ एरर ऑफ ओमिशन का मतलब है मैं भूल गया एंट्री करने, तो क्या मेरा ट्रायल आउट होगा? महद शेख बताया जी, क्या ट्रायल आउट होगा? महद शेख जी, शेख साहब। नहीं होगा, नहीं होगा, अच्छा। क्योंकि हमने रिकॉर्ड ही नहीं की उसको। निमरा आप बताएं। निमरा आप बताएं। सर नहीं होगा, नहीं होगा, सर नहीं होगा, बिकॉज एक एंट्री क्रेडिट से हाँ, होती है, डेबिट से ना होता हमने है। डेबिट किया ना हमने क्रेडिट किया, तो ट्रायल कैसे आउट होगा? ठीक है, तो ये ट्रायल बाजार बराबर होगा, लेकिन उसके अंदर ये गलती होगी कि एंट्री हमने नहीं की हुई। वो ये बताना चाह रहा है, लिमिटेशन से मुराद ये है। एक केस तो ये हो गया, हटा दो इसको, डाउन कर दो। बाकी लोगों को भी पता होना चाहिए भाई, जब मैंने एक अकाउंट ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया, तो ना उसका किसी डेबिट साइड पे इफेक्ट गया ना क्रेडिट साइड पे गया, लिहाजा वो ट्रायल की बैलेंसिंग इफेक्ट नहीं करेगा। इसी तरह एरर ऑफ प्रिंसिपल है। एरर ऑफ प्रिंसिपल आगे जाके जब एक्सप्लेन करूंगा तो बताऊंगा कि मैंने कोई एक्सपेंस किया था, मैंने 5,000 का पंखा खरीदा, इलेक्ट्रिक फैन खरीदा, मैंने एंट्री करनी थी इलेक्ट्रिक फैन टू कैश, मैंने एंट्री कर दी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस टू कैश, मैंने फैन को एक्सपेंस ट्रीट कर लिया। ये असूली गलती होगी, एक मौकफ की गलती होगी कि मैंने एसेट की बजाय मैंने एक्सपेंस करना डेबिट ही था, किया डेबिट ही, लेकिन मैंने फैन की बजाय एक्सपेंस को कर दिया, तो क्या फिर ट्रायल आउट होगा? फिर हैंड रेज करके बताएं जरा मुझे, क्या ट्रायल आउट होगा? जी राना एहतशाम बताएं, ट्रायल आउट होगा? नो सर, नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि मैंने डेबिट ही करना था ना, मैंने फैन की बजाय इलेक्ट्रिसिटी को डेबिट कर दिया, लिहाजा जो है वो हमारा ट्रायल आउट नहीं होगा। ठीक है, डाउन कर दो जी सबको। इसी तरह
ये कंपनसेटिंग एरर है कि मैंने किसी चीज को ज्यादा डेबिट कर दिया, किसी चीज को ज्यादा क्रेडिट कर दिया। मैंने एंट्री ही ज्यादा अमाउंट से कर दी, मैंने एंट्री 5,000 से करनी थी, मैंने ये एंट्री 50,000 से कर दी। इन दोनों में गलती होगी, लेकिन इन्होंने एक दूसरे के इफेक्ट को कंपनसेट कर दिया, बराबर कर दिया, लिहाजा फिर भी ट्रायल गलती होगी उसके अंदर, यानी परचेज का बैलेंस भी गलत होगा, पेबल का बैलेंस भी गलत होगा, लेकिन ट्रायल आउट नहीं होगा। तो इसी तरह ये जो कंपनसेटिंग एरर हैं, ये भी एक दूसरे के फैक्ट को कंपनसेट कर देती है। इनकरेक्ट अकाउंट मैंने अभी आपको बताया कि गलत अकाउंट में एंट्री डाल दी। इसी तरह पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट, मैंने जब पोस्टिंग करने लगा तो मैंने डेबिट करना था एंटरटेनमेंट अकाउंट को, मैंने डेबिट कर दिया इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट को। तो क्या होगा, एंटरटेनमेंट बैलेंस कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का बढ़ जाएगा, लेकिन दोनों डेबिट बैलेंस हैं, लिहाजा गलती मौजूद होगी लेकिन ट्रायल आउट नहीं होगा। तो ये वो गलतियां हैं जो कि ट्रायल बैलेंस जो है वो पॉइंट आउट नहीं कर पाता, इसलिए इनको हम लिमिटेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस कहते हैं कि ये ट्रायल बैलेंस गो के अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का प्रूफ जरूर होता है, लेकिन वो इस बात का प्रूफ नहीं होता कि बिल्कुल 100% एक्यूरेट है। क्यों कि इन गलतियों की वजह से, ये वाली जो गलतियां हैं, ये होने के बावजूद ट्रायल बैलेंस ही रहता है। लिहाजा अगर सिर्फ बैलेंसिंग को देख के कहा जाए जी ट्रायल हमने सब कुछ सही किया है, तो ये गलत बात होगी, क्योंकि ट्रायल बैलेंस होते हुए भी ये गलतियां मौजूद हो सकती हैं। अब उसने इन तमाम एरर्स को यहाँ पर एक्सप्लेन किया। एरर ऑफ ओमिशन क्या है मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आपने इसको पढ़ना है। आगे चलो जी। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आपने इसे पढ़ना है। इनकरेक्ट अकाउंट एंड ओरिजिनल बुक्स आपने इसे पढ़ना है। पोस्टिंग इट टू रॉन्ग अकाउंट मैंने आपको बताया, आपने इसे पढ़ना है। आगे चलते हैं। प्रिपेयरिंग अकाउंट्स फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ये मैंने पीछे भी आपको बताया। कहता है जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है फिर हम ये 1 2 3 4 एडजस्टमेंट तो डेफिनेटली करते हैं, और कोई इसके अलावा कोई और एडजस्टमेंट। इन चारों एडजस्टमेंट के ऊपर 4 चैप्टर हैं जो कि आगे हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा भी कहता है जी कोई और गलती भी हो सकती है जो हमें नजर आ जाए तो उसको हमने करेक्ट करना होगा। व्हेन द ईयर एंड एडजस्टमेंट हैव बीन मेड, अ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये बार बार बात रिपीट पता नहीं क्यों कर रहा है, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल position can be prepared using the adjusted balances, जो ट्रायल एडजस्ट हो गया। This session will now use the trial balance of Abbas to illustrate the preparation of the set of accounts. My dear, मैं ये आपको पहले ही करवा चुका हूँ। आगे चलो, ये देखें, ये क्या है, ये ट्रायल बैलेंस है उसका। ये तो ये उसने बताया हुआ है कि ये एसेट है, ये इक्विटी है, ये लायबिलिटी है, ये एसेट है। इस तरह ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए उसने बताया हुआ है। आगे चलें, अब ये देखें, वो कहता है जी द ओनली क्लोजिंग एडजस्टमेंट इन केस ऑफ अब्बास इज इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री। पीछे जाओ जरा। वो कहता है उसने बताया आपको ये दिया कि द क्लोजिंग इन्वेंट्री इज ₹4500, कि जब साल खत्म हुआ तो 4500 का माल उसके पास पड़ा हुआ था। आपने खरीदा कितने का है, ये जरा मैं से साफ करूं सारे को। खरीदा कितने का है जी आपने माल खरीदा है, वेयर आर परचेजेज, ये परचेज 18,500 का, ठीक है जी। तो लेकिन 4,500 का माल पड़ा हुआ है, इसका मतलब मेरी कॉस्ट कितनी हो गई, ये मेरी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 14,000, ठीक है। क्यों, 18,500 में से जो स्टॉक है वो माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है, तो जो बाकी बचेगा वो मेरा एक्सपेंस हो जाएगा। ये एक्सपेंस है, लेकिन जब स्टॉक दिया हुआ होगा तो स्टॉक माइनस करके बाकी एक्सपेंस है। यानी इस परचेजेस के दो हिस्से कर देने हैं, एक इन्वेंट्री में ले जाना है, वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट एसेट में चला जाएगा, और बाकी जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल में चला जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल बन जाएगी। चलें, परचेजेस को दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, कुछ कॉस्ट ऑफ सेल बन जाएगी और कुछ जो है कॉस्ट ऑफ सेल कितनी बनेगी ये देखें, और इन्वेंट्री कितनी बनेगी ये देखें। कॉस्ट ऑफ सेल बन जाएगी 14,000 और इन्वेंट्री कितनी बन जाएगी 4,500। ये बात कर रहे हैं। आगे चलें, ये वो लिखता है क्लोजिंग, और अगर कोई ओपनिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई हो तो वो इसमें ऐड कर लेनी है, परचेजेज ऐड कर लेनी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस कर देनी है, तो ये क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल। चूंकि हमारे केस में ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं दी हुई, वो ट्रायल में दी हुई होगी अगर होगी तो, ठीक है, उसके अंदर परचेजेज ऐड करें, ये गुड्स फॉर सेल आ गई, उनमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करें, ये ब्रैकेट में माइनस शो हो रही है, तो ये क्या आ गई, ये कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, और ये इन्वेंट्री आ गई। इन्वेंट्री बैलेंस शीट में चली जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, और ये जो कॉस्ट ऑफ सेल है ये आपने क्वेश्चन किया, मैंने किया, हमने उसे कॉस्ट ऑफ सेल में लिया, ठीक है। सिर्फ वहां हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं ली थी, यहाँ
क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ले करके करना है। चलेंगे आगे। ये देखिए ये सेल्स आ गई, तो ये वो कॉस्ट ऑफ सेल निकालता है। ओपनिंग इन्वेंट्री 0, परचेजेस दिस, इसमें से इन्वेंट्री क्लोजिंग माइनस कर दी और ये कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। ये देखिए ये 14,000, ये 7,000 हमारा प्रॉफिट आ गया। कोई और खर्चा नहीं दिया हुआ, आमतौर पर होते हैं, इसमें नहीं दिया हुआ, तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 7,000। आगे चलो, आगे उसने ये बनाया हुआ है, ये नॉन करंट एसेट है, वैन स्टॉल इतने के हो गए। करंट एसेट हैं जी 4500 की, ये वो इन्वेंट्री है जो वहां से आई है, ठीक है, जो हमने परचेजेस में से निकाल के इधर लेके आए हैं। और रिसीवेबल 1000 के हो गए, बैंक इतने का हो गया, टोटल करंट एसेट 20,000 के हो गए, ठीक है, और टोटल एसेट कितने के हो गए, ये डबल लाइन से मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ, ये टोटल हो गया जी ये वाला, ठीक है। और इसी तरह लायबिलिटी साइड पर क्या है, कैपिटल इंट्रोड्यूस 30,000, प्रॉफिट फॉर द ईयर 7,000, ये 37,000 हो गया, इसमें से ड्राइंग माइनस कर दी, ये 31,000 की उसकी इक्विटी बच गई यहाँ पर, ठीक है। कैपिटल एट द एंड ऑफ द पीरियड, या हम इसको इक्विटी भी कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट शामिल हो गया। और जो नॉन करंट लायबिलिटीज हैं, ये लोन है, वो कहता है जी ये नॉन करंट है, 12 अगले 12 माह में नहीं पे होना, ये उसके भी बाद पे होना है, लिहाजा ये जैसे नॉन करंट एसेट होता है ऐसे नॉन करंट लायबिलिटी भी है। एंड ट्रेड पेएबल, वो मेरे जो ट्रेड पेएबल का बैलेंस आया था वो ये था, इसको भी डबल लाइन से क्लोज करेंगे, ये देखें तो ये बैलेंस पूरा आ गया 65,500, 65,500, ये दोनों आपस में टैली करके हमने बनाया स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सिर्फ एक चीज़ है कि स्टॉक नहीं था उसमें, वो सारा हमने सेल कर दिया था, यहाँ पर कुछ स्टॉक बचा है, वो परचेजेस से निकाल के इधर ले जाना है स्टॉक के अंदर, ये देखें। और परचेजेस में कितना लेके जाना है, पीछे जाओ, परचेजेस ये देखें, तो इसमें से ये 4,500 माइनस करके तो 14,000 आपकी कॉस्ट ऑफ सेल बनी है। क्यों जी, ये बात समझ आई है सब लोगों को, ये जो इन्वेंट्री वैल्यू हमने की है? हैंड रेज करके बताएं जरा, सबको समझ आ गई ये वाली बात? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे कंफर्म करना है कि सबको ये बात समझ आ गई है। हैंड रेज करें, सुस्ती ना करें, क्लिक ही करना है, अगर समझ आ गई है तो क्लिक करें, शाबाश। करें करें, शाबाश, मैंने छोड़ना नहीं है जब तक मुझे कंफर्म नहीं हो जाता, इसलिए जल्दी करें। जो लोग ज्वाइन करके सो रहे हैं उनका मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है जी, क्लोज करो, क्लोज करो, लो रोल करो। एंड आगे चलो, आगे, 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 आगे। क्या डुप्लीकेशन की है, आगे चलो, ठीक, पीछे जाओ। ये उसने फिर जर्नल के बारे में बताया जी, ये जनरल पोस्टिंग फ्रॉम बुक्स, ईयर एंड एडजस्टमेंट, करेक्शन ऑफ एरर, एनी अदर एडजस्टमेंट, फाइनल अकाउंट बनाने का प्रोसेस जो है वो बताया हुआ है। ये फिर उसने बताया जी कि एंट्री कैसे करते हैं, डेबिट किसे करना है, क्रेडिट किसे करना है, ये सारा कुछ हम सीख गए हैं। आगे चलो जी, ये बास का वो क्वेश्चन है जिसके अंदर स्टॉक नहीं था, मैंने एक्चुअली आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया था, ठीक है, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई थी, यहाँ मेरी पूरी अंडरस्टैंडिंग यहाँ तक हम पहुँच गए थे। आगे चलो, ये उसने फिर सारी ट्रांजेक्शन का जर्नल बनाया कि एक एंट्री को एक्सप्लेन किया, नरेशन दी है। आगे चलो, ये सारा हर जर्नल बना हुआ, ठीक है जी। फिर लेजर के बारे में बताया जी, लेजर क्या होता है, ठीक है। द लिस्ट ऑफ दोज कोड्स इज कॉल्ड चार्ट ऑफ अकाउंट, कहता है जी हर एक लेजर, हर एक अकाउंट को हम कोई ना कोई कोड लगा देते हैं, तो लिहाजा वो जो लिस्ट बन जाती है, जो कि जिसके अंदर डिफरेंट हेड्स मेंशन होते हैं, जिन हेड्स के मुताबिक हमने अकाउंट बनाना होता है, जो लेजर के अंदर जो हेड्स होते हैं, तो वो जो लिस्ट होगी उसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट चार्ट ऑफ अकाउंट। लाइक जैसे सेल है, परचेज है, एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, इसी तरह एसेट हैं, वैन है, स्टॉल है,
पेएबल हैं, रिसीवेबल हैं, तो ये सारी की सारी जो लिस्ट अगर बनाई जाएगी तो इसे हम क्या बोलेंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट कहेंगे। आगे चलो, ईयर एंड एक्सरसाइज, ये फिर वही बात करेगा कि ईयर एंड पे हमने इन्हें बैलेंस करना है, एडजस्टमेंट डालनी है, और फिर हम क्या करेंगे, इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। ये उसने पूरा प्रोसेस स्टेप 1 लिखा है। परफॉर्म डबल एंट्री एज नेसेसरी टू कैप्चर द ईयर एंड एडजस्टमेंट, वो जो 4 एडजस्टमेंट है। परफॉर्म डबल एंट्री टू ट्रांसफर ऑल इनकम्स स्टेटमेंट अमाउंट्स टू दी प्रॉफिट एंड लॉस। बस ऐसा करते हैं, पीछे जाओ जी, बस जी पीछे जाओ। आप लोगों ने जी, नहीं नहीं नहीं, आगे आगे आगे, और पीछे पीछे, बस जी हम यहाँ तक रहेंगे, ठीक है। गो के सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन इतना कि मैं काम दूंगा ना कि आप उसको एक दफ़ा रीड आउट करें, क्योंकि एक दफ़ा रीड आउट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। आपका होमवर्क क्या है, पीछे जाओ, पीछे। अब्बास का ये वाला जो क्वेश्चन है, इससे पीछे वाला, ये तो हम कर चुके हैं ना, इससे पीछे वाला, ये वाला, पीछे जाओ, पीछे 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 पीछे, यस। इसकी एंट्रीज कहाँ है, नहीं, जहाँ नीचे स्टॉक लिखा हुआ है वो कहाँ लिखा हुआ, वो मैं पीछे दिया हुआ, नहीं नहीं, स्टॉक वाला नहीं था वो। आगे चलो यार, आप पीछे आगे, आगे जाना है, और आगे, आगे, और आगे यार, काफ़ी आगे, काफ़ी आगे, आगे, और आगे, और आगे, और आगे, यहाँ रुको। आपने उस ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई थी जिसमें स्टॉक नहीं था, ठीक है। आज घर पर उस ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाइएगा जिसमें ये स्टॉक है, यानी उसके नीचे लिखा हुआ होगा कि क्लोजिंग इन्वेंट्री इतनी है। करना क्या है, बने हुए ट्रायल बैलेंस में सिर्फ एक चेंज करनी है, क्या, कि ये जो परचेजेज हैं इसमें से 4500 माइनस कर दें, और इन्वेंट्री का एक अकाउंट और इधर आ जाएगा, 4500 इधर इन्वेंट्री लिख लेंगे, ठीक है। अब इन्वेंट्री बैलेंस शीट में चली जाएगी, और ये जो है ट्रायल में ना लिखें, डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लें, जैसी इसने बनाई हुई हैं कि जी 18,500 में से 4500 माइनस करके कॉस्ट ऑफ सेल लेनी है, और ये 4500 फिर आपने बैलेंस शीट के अंदर क्लोजिंग इन्वेंट्री के तौर पर लिखना है। बस जी यहाँ तक रहेंगे। आप लोगों ने ये सारा रीड आउट करना है एक दफ़ा, ठीक है। सब रीडिंग करने के बाद कल हम इससे आगे चलेंगे। उम्मीद है कल मतलब मंडे को ये हमारा चैप्टर जो है वो क्लोज हो गए, हम एक पिछला सारा जो हमने प्रैक्टिकली सीखा था इस वीक में हमने उसकी थ्योरी सारी कवर कर ली, और अब हम हर रोज़ एक नई चीज़ सीखेंगे, और साथ साथ अब चैप्टर टू चैप्टर हम चलना शुरू हो जाएंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम कल इससे आगे चलेंगे। टाइम थोड़ा ऊपर लगा के वो हम कवर कर सकते थे, लेकिन वाशिद साहब के फादर की डेथ हो गई है, तो मुझे उधर जनाजा में जाना है, तो इंशाअल्लाह ताला मंडे को हम इससे आगे चलेंगे, ठीक है जी। अल्लाह मियाँ आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।